हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का तीसरा वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कर लिए हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पिछली वीडियो थी यानी वीडियो नंबर 2 जो था उसमें हम लोग 53 क्वेश्चन नंबर 53 तक पहुंच गए हैं। और जो हम लोग स्टार्ट किए हैं इतिहास को स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और ये तीसरी वीडियो है, हमारी तीसरी वीडियो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के लिए। और ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है। और ये जो बुक है इसमें 3100 प्रश्न दिए हुए हैं और सामान्य ज्ञान जीके। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अपने जहां तक कल के वीडियो में हम लोग जितने प्रश्न कर लिए थे उससे आगे आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 53 तक कर लिए थे। अब हम लोग 54 कर रहे हैं जो कि पारसी यहूदी धर्म से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का एक धर्म, ठीक है, भारत का एक धर्म जो जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जो जोरो ऑस्ट्रियन है मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? भारत का एक धर्म है। ठीक है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आंसर ए, हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही होगा। ठीक है, तो जो जीरो ऑस्ट्रियन है वह फारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी जो है महाराष्ट्र में निवास करते हैं। फारसी धर्म को ही क्या कहा जाता है? जीरो ऑस्ट्रियन कहा जाता है। ठीक है, और यह सबसे ज्यादा इसका पारसी जो धर्म है उसे मानने वाले सबसे ज्यादा आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। ईरान का यह धर्म है। ठीक है, ईरान का यह प्राचीन धर्म है। ठीक है, पारसी धर्म। लेकिन यह भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर हमारे सामने आ गया है कि नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अवेस्ता। अवेस्ता जो है वह है पारसी। ठीक है, पारसी संबंधित। तोरा जो है यहूदी और त्रिपिटक जो है बुद्ध से संबंधित और मंदिर जो है हिंदू से संबंधित। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वह अलग है। ठीक है, वह अलग है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। जबकि जो मंदिर है वह हिंदू के पूजा करने का स्थान है। अतः विकल्प डी अन्य सभी से भिन्न है। देखिए यहाँ पर जो मंदिर है वह भिन्न है क्योंकि यह पूजा स्थल है। बाकी सबका अपना जो धर्म ग्रंथ है। जैसे त्रिपिटक क्या था? बौद्ध धर्म था। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या था? वह ग्रंथ था। ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ था त्रिपिटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, लिख रहा है कि जेंद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। जेंद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है पारसी धर्म, ऑप्शन बी है सिख धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो आपको बताना है, यह ग्रुप डी में नहीं एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में। चलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए पारसी धर्म से। ठीक है, जेंद अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, यह पारसी धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे और इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वह जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 की तरफ है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है ईसाई धर्म का, ऑप्शन बी है पारसी धर्म का, ऑप्शन सी है जैन धर्म का और ऑप्शन डी है यहूदी धर्म का। तो यहूदी जो लोग होते हैं वह ऑप्शन नंबर डी यहूदी धर्म का ही पालन करते हैं। यहूदियों का
जो यहूदी जो लोग होते हैं यहूदी धर्म का पालन करते हैं। चलिए, यहूदियों का एक ईश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह और मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर जो मूसा जो है वो है, उनको क्या माना जाता है? मुख्य पैगंबर माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 लोग हैं अब्राहम, इसहाक और जेबक हैं। ठीक है, ये जो 3 लोग हैं अब्राहम, इसहाक और जेबक को क्या माना जाता है? अपना पितामह मानते हैं यहूदी लोग। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 58 यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। धम्पदा, ऑप्शन ए है धम्पदा, ऑप्शन बी है तोरा, ऑप्शन सी है गुरु ग्रंथ साहिब और ऑप्शन डी है त्रिपिटक। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से जो यहूदी धर्म से संबंधित है वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तोरा होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा होगा। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू है। ठीक है ना। हिब्रू यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। यहाँ पर हम लोग अब मौर्य साम्राज्य में पहुंच चुके हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 59। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। यानी कि पुत्र और पुत्री का नाम बताना है। किनके पुत्र का? सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मनोज एवं संजना, ऑप्शन बी है महेश एवं संगीता, ऑप्शन सी है महेंद्र एवं संघमित्रा और ऑप्शन डी है मनदीप एवं सुहासना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। ठीक है, उनके पुत्र का नाम महेंद्र था एवं पुत्री का नाम था संघमित्रा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का जो नाम था, एक और नाम यहाँ पर मिला है देवानाम प्रिय। ठीक है, देवानाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। ठीक है, उनका शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने अपने जो पुत्र महेंद्र और पुत्री को जो था वो श्रीलंका भी भेजे थे प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा, ठीक है, संघमित्रा और महेंद्र वर्धन के पिता थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 खाली स्थान है। ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। ठीक है, ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है महेंद्र, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है बिंबसार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो उनका नाम बताना है जिसने बताया है कि धर्म विजया धार्मिकता
द्वारा विजय, यानी कि धार्मिकता द्वारा विजय नीति कौन दिया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक जो थे अखंड भारत पर शासन किए हुए थे किया, और अशोक ने धर्म विद्या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उनका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कई बार पूछा जाता है कि जो अशोक थे उनका मन परिवर्तन किस युद्ध में हो गया था, तो जो नरसंहार हुआ था कलिंग युद्ध में जो हुआ था नरसंहार, उसके चलते उनका मन में परिवर्तन हो गया और वे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए और उन्होंने एक नियम दिया, धार्मिकता द्वारा विजय, ठीक है, एक नीति दिया और वे फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग जो है आधुनिक युग में खाली स्थान है पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। यानी ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उड़ीसा। यानी कि जो आधुनिक युग है वह जो कलिंग है वह आधुनिक युग में कहाँ, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दी तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से जाना जाता है। जो आधुनिक युग में कलिंग कहाँ है, ओडिशा में है, यही प्रश्न था, ठीक है। और ये जो कलिंग युद्ध था यह अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था और इसके बाद वे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। चलिए अशोक ने खाली स्थान है के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा कालिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कालिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब हुआ था, तो ये आपको बताना है कि यह उड़ीसा में कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 261 बीसी में, ठीक है। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, ठीक है। कब लड़ा था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजय हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक के कौन से शिलालेख में वर्णित है, तो 13वें शिलालेख में जो है कि वर्णित है कलिंग युद्ध और अशोक के जो मानसिक परिवर्तन था, जो धर्म उनका परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, उसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 65 आ चुका है। चंद्रगुप्त का पुत्र खाली स्थान है मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। यहाँ पर आपको बताना है कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वह मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ऑप्शन ए है धानानंद, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंबिसार और ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व यानी कि 273 ईसा पूर्व, 298 से 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था, ठीक है, बिंदुसार, और यह क्या था, सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था बिंदुसार, ठीक है, ये दूसरा शासक था, ठीक, और दूसरा शासक था। साथ में इसे जो
वायु पुराण में इसे भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भद्रसार के नाम से इसे जाना जाता है वायु पुराण में, या वारिसार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे उन्होंने कहा था 16 राज्यों का विजेता इन्हें बताया था। ठीक है, बिंदुसार को। सम्राट अशोक खाली स्थान है का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है बिंदुसार और ऑप्शन डी है बिंबसार। ये ग्रुप डी 18 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, बिंदुसार। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने से पहले जो अशोक थे वह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, चलिए, सम्राट अशोक किनके उत्तराधिकारी थे, ये आपको बताना है कि सम्राट अशोक किनके उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पर आप पढ़े हैं ना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार का। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार का। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, तब वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अशोक वर्धन इसको कहा गया है अशोक को ही। ठीक है, अशोक वर्धन अशोक को ही कहा गया है। कहाँ, पुराणों में कहा गया है। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने उपदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। यानी कि कितने तख्त थे जिनको उन्होंने क्या किया था, लगवाया था, ये आपको बताना है कि संख्या कितना था, स्तंभों और पत्थरों के तख्तों की कुल संख्या कितना था, ये आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, 14। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक था। वह 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग इनके अनुसार ताकि लोग उसके अनुसरण कर सकें। ठीक है, अनुसार आचरण कर सके। तो कितने शिलालेखों की संख्या थी, 14 थी। ठीक है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए होगा मौर्य वंश के। ठीक है, मौर्य वंश के वे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है नालंदा और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बी होगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखिए, इन्होंने नंद वंश के जो शासक थे धनानंद को पराजित किया और उसी पराजित करने के बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 323 ईसा पूर्व में। आप याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ये बताना है कि कब किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है प्रतिहार और ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह हमें जानकारी देता है ऑप्शन नंबर बी मौर्य का। कौटिल्य का चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से
298 ईसा पूर्व के महामंत्री थे, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम याद रखिएगा। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों कोई हर एक के नाम पर जगह पर ये आ जाता है। कभी चाणक्य आ जाएगा, कभी कौटिल्य आ जाएगा, कभी विष्णुगुप्त आ जाएगा। सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के शासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी और इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो सवाल आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, या आप उन्हें चाणक्य कह लीजिए या फिर उन्हें विष्णुगुप्त कह लीजिए, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे, ठीक है, और उनके वे महामंत्री थे। चलिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो अभी आपने पढ़ा विष्णुगुप्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था और उनका संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है इटली। तो जो मेगास्थनीज थे वो भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे और इनका संबंध यूनान से था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। एक सवाल आता है कि जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वह भी सेल्यूकस जो थे उनके राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो हमारा 74 है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारी को कहा जाता था, यानी कि उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन देख लेते हैं कि आखिर क्या कहा जाता था और उस क्या ऑप्शन है और क्या कहा जाता था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए है अमर्त्य और ऑप्शन बी है समहर्त, ऑप्शन सी है रजुक और ऑप्शन डी है चालुक्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजुक। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था, ठीक है। एक विशेष जो अधिकारी का उन्होंने क्या किया था, नियुक्त किया था और जो कि क्या कर रहा था, भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू आलेखों का रखरखाव करता था, ठीक है, और न्याय का पालन करता था और इस अधिकारी को रजुक कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। किस राजा की कहानी मद्राक्षस नाटक का विषय है, ठीक है। मद्रा राक्षस का विषय है। ऑप्शन ए है जयचंद्र, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चंद्रपीड़ा और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर जो मुद्रा लिखा हुआ था, ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त, ठीक है, विशाखदत्त ने की थी और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, वृषल या कुलहीन कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ऑप्शन ए है शुंग वंश ने, ऑप्शन बी है गुप्त वंश ने, ऑप्शन सी है शिशुनाग ने और ऑप्शन डी है चोल वंश, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा वंश था जिसने मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुंग। चलिए पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने
185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी कि 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। पुष्यमित्र शुंग जो था वह प्रथम शासक था और यह क्या था, जो वीरद्रथ था उसकी हत्या किया था और ये सेनापति था वीरद्रथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्होंने ही क्या किया था, मौर्य वंश का अंत किया था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, अभी आपने पढ़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसको इधर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वीरद्रथ। चलिए अब हम लोग मौर्योत्तर काल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कनिष्क किस वंश से संबंधित है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है पल्लव, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है मौर्य। तो जो कनिष्क है वह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी कुषाण से। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक है। ठीक है, कनिष्क क्या है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में अपना राज्यरोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक सावंत चलाया जो शंख सावंत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा उपयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शंख युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन जो कि कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसीमित्र के अध्यक्षता में हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पर उन्होंने जो इनके शासन काल में जो बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सा बौद्ध संगति हुआ था, चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क जो थे उनके शासन काल में। ठीक है ना, और इन हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो थे वह महायान संप्रदाय का जो थे अनुयायी थे और इनका राजवैद्य चरक था। कई बार प्रश्न आता है कि चरक जो राजवैद्य था कहाँ का, किस राजा के राजवैद्य था, तो कनिष्क का जो थे वो राजवैद्य थे। ठीक है, कनिष्क के राजवैद्य चरक था और जिसे चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना चरक ने की थी और कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे, वासुदेव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क आ गया, कनिष्क वंश का सम्राट था। तो कनिष्क कौन से वंश का सम्राट थे, तो कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर हम लोग 20 तक कर चुके हैं। सांख्य युग आरंभ हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सांख्य युग कब आरंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सन 7800 ईस्वी में सांख्य युग आरंभ हुआ और जिसे भारत सरकार मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर, उनका नाम बताना है कौन थे, कृतवर्मा, कृष्णदेव राय और कौटिल्य या कनिष्क। तो यहाँ पर जो कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे, ऑप्शन नंबर डी होगा कनिष्क। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क थे। 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी थे, जो कुषाण राजवंशों के तीसरे शासक थे। कुषाण राजवंश के ये तीसरे शासक कनिष्क थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर यानी कि पेशावर। ठीक है, पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था और कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक कनिष्क थे और जो कि कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व खाली स्थान दिया हुआ है। शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी है चौथी, ऑप्शन सी है पहली और ऑप्शन डी है दूसरी। यह 2018 में पूछा गया था, ग्रुप डी।
ठीक है। तो ईसा पूर्व पहली यानी कि कब, तीसरी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पहली। ठीक है, पहली यानी कि यहाँ पर होगा कि ईसा पूर्व यानी कि पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ यानी कि 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। ये जो कुजुल था वह कहाँ से संबंधित था, चीन से संबंधित था, चीनी समुदाय से संबंधित था। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। ठीक है, और 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क कब बना था, 78 ईस्वी में बना था। और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन यानी कि कश्मीर में किया गया। कुंडलवन कश्मीर में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर 83, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। यहाँ पर खाली स्थान है। ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी है महेंद्र, ऑप्शन सी है बिंबिसार और ऑप्शन डी है अशोक। तो यहाँ पर बताना है कि कलिंग का कौन राजा था जो लिखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा खारवेल। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी से उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पर जो उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था, उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में यह शिलालेख प्राप्त हुआ था जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इस शिलालेख को हाथी गुफा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिसको किसने खोदवाया था, तो इसको कालिंग के जो राजा थे खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, इस शिलालेख को जो खारवेल थे उन्होंने उत्कीर्ण करवाया था और यह भारतीय इतिहास के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बताना है। ऑप्शन ए है राज्यदेव, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है चंद्रबरदाई और ऑप्शन डी है विल्हण। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे, उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट थे। ठीक है, बाणभट्ट हमारा आंसर होगा। बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे। चलिए जान लेते हैं बाणभट्ट के बारे में थोड़ा बहुत। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के दरबारी कवि थे और ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। बाणभट्ट संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। इन्होंने दो चीजों की रचना की, हर्षचरित्र और कादम्बरी का रचना की। ठीक है, और चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और ये चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के कवि भी थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की भी रचना की। ठीक है, बाणभट्ट ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इन्होंने गीत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर जो हर्षचरित्र जो था उन्होंने जो हर्षवर्धन जो थे वो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज्यसभा के राज दरबारी यानी कि राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे यानी कि महान विद्वान थे संस्कृत भाषा के। ठीक है, और इन्होंने जो हर्षचरित्र की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने हर्षचरित्र के रचना की एवं कादम्बरी की रचना की थी। इन्होंने दो चीजों की रचना की थी। अब यहाँ पर जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे। ठीक है, जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, यानी कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी।
ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि रचना की थी, और जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। लक्ष्मण सेन ने गीत गोविंद की रचना की थी। इस पर सवाल बहुत आता है गीत गोविंद पर कि गीत गोविंद का रचना किसने किया था, तो जयदेव ने किए थे। जयदेव ने किए थे गीत गोविंद की रचना, ठीक है। और ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वह कुछ इस तरह है कि हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्ष के मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, खाली स्थान है, प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है राजपूत, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है तुर्क और ऑप्शन डी है मुगल। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास, खाली स्थान है, प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत का अंधे युग के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजपूत। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में बट गया हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। ठीक है, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे और 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। 7वीं से 12वीं शताब्दी भारत में क्या जाना जाता है, राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। और हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राजकुष्टों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजय हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। तो यहाँ पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था वह किनके किनके बीच हुआ था, तो वह हुआ था गुर्जर प्रतिहार के बीच, गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राजकुष्ट, ये तीन थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजकुष्ट, इन तीनों के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का, खाली स्थान है, ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ईस्वी था वो। ऑप्शन ए है 930, ऑप्शन बी है 903 और ऑप्शन सी है 309 और ऑप्शन डी है 390। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार किया था 390 ईस्वी में किया था, गुजरात तक। चीनी यात्री इत सिंह, ठीक है, चीनी यात्री इत सिंह में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, यानी कि कहां पर ठहरकर सीखा था, तो यहाँ ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है नालंदा और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है बोधगया। तो यहाँ पर जो चीनी यात्री इत सिंह थे वो उन्होंने ऑप्शन ए जो ताम्रलिप्ति था वहां पर 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत सीखा था। ठीक है, इत सिंह चीनी बौद्ध यात्री था और यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत सिंह कब आया था, सीधा सवाल, इत सिंह कब आया था, 7वीं शताब्दी में भारत आया था। यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। ठीक है, 3 वर्षों तक रहकर इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राजकुष्ट वंशों के राजाओं ने खाली स्थान है, पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। ऑप्शन ए है बादामी, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन ए है बादामी, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है गुजरात। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो प्रतिहार, पाल एवं राजकुष्ट थे, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए युद्ध किए। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़े शक्तियां जो पाल, प्रतिहार एवं राजकुष्ट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासन का अधिकार हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग जो थे किसके शासन काल में भारत आए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो जो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग थे किसके शासन काल में भारत आए थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री जो थे वो भारत आए थे।
ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय भारत आए थे और इनकी रचना सी यू की है। ठीक है, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना सी यू की है। इसने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया था। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे उन्होंने यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया था। यह भारत में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा था और तथा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन कि ह्वेनसांग को किन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, खाली स्थान दिया हुआ है और पूछ रहा है प्रश्न कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक है, नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्षों की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है अलबरूनी और ऑप्शन सी है ह्वेनसांग और ऑप्शन डी है फाहियान। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग, अभी तुरंत आपने पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है कुबलाई खान, ऑप्शन सी है ह्वेनसांग और ऑप्शन डी है इत्सिंग। तो यहाँ पर जो चीनी यात्री नालंदा आए और यहाँ पर छात्र भी रहे और शिक्षक भी बने, उनका नाम था ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आए और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में यहाँ पर भारत में रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 आ चुका है। चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने खाली स्थान है में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जगह पर। ठीक है, वातापी, अवध, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है मगध और ऑप्शन डी है मलावा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मगध में। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। ठीक है, जो वंश था उसका नाम था गुप्त वंश और इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीति के एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश का राजधानी था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है काशी और ऑप्शन डी है उज्जैन। तो निम्नलिखित में से जो नगर था गुप्त वंश का राजधानी बना, उसका नाम आपको बताना है। तो गुप्त वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे और इनके बाद घटोत्कच शासक हुआ और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी और जिसे आधुनिक पटना कहा जाता है, जो आधुनिक पटना में है और पटना कहाँ है? बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पर है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? ठीक है, वास्तविक संस्थापक तो श्री गुप्त ही थे ना। श्री गुप्त ने ही तो स्थापना किया था गुप्त साम्राज्य का। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था और जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्री गुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 334 ईस्वी में राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, देखिए वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर श्रीगुप्त हमारा सही होगा। लेकिन याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वह चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे, बिंबिसार जो थे गुप्त वंश से संबंधित थे, राजा राज जो थे चोल वंश से, और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क कुषाण से। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा युग्म गलत होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत होगा, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा वो सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की और इसके पूर्व यह बृहद्रथ का शासन था। यहाँ पर बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई और इसके वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चोलना कौशलराज प्रसेनजीत की बहन महाकौशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया और काशी महाकौशल देवी के साथ दहेज में मिला था। जो काशी था इसको दहेज में मिला था, उस टाइम भी दहेज प्रथा चल रहा था। मतलब यहाँ से यह समझ आता है कि उस टाइम पर भी दहेज प्रथा था और आज तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 96। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया। ठीक है, गुप्त काल के दौरान वह कौन सा चीनी यात्री था जो भारत का भ्रमण किया। ऑप्शन ए है ह्यूनसैंग, ह्वेनसोंग, फहियान, आईचिंग ली क्यूसी। नाम भी अजीब होता है चीनी यात्रियों का। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा फहियान। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फहियान भारत आया था और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और फहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था और इसीलिए फहियान ने इन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। फहियान का मूल उद्देश्य क्या था कि जो बौद्ध हस्तलिपियां थी उनको और बौद्ध स्मृतियों को खोजना था और उन्हें संग्रहित करना था और इसीलिए वह भारत आए थे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दक्षिण भारतीय राजवंश देखेंगे जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम, इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो नंबर 3 है और अगली वीडियो को देखने के लिए आज अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।